बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी चैप्टर नंबर 137 नाइन्थ एडिशन रुक्स। आज जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था कल सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स का। सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 137.14 डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस DFSP। DFSP एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी क्लिनिकल स्लाइड टॉक्स की स्लाइड के, और हिस्टोपैथोलॉजिकली इसकी हिस्टो की स्लाइड्स भी आपके पास आ सकती है स्लाइड। और इसमें आपका एमसीक्यूज आ सकता है जिसमें आपको हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग जो है वो बताई जाएगी। मोस्टली जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, सारे सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर की प्रेजेंटेशन सेम होती है। आपको डीप डर्मस या सबक्यूटेनस नोड्यूलर स्वेलिंग या मासेस मिल रहे होते हैं जो कि स्लो ग्रोइंग होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी पे करते हैं। इसका एमसीक्यूज भी आपके पास ऐसे ही आएगा कि कोई जो है, और उस पर आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स दी होंगी और वहां से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आज हम डिस्कस पहले करेंगे डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस। अब डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस जो है ये लोकल इन्वेसिव ट्यूमर है। जहां पे भी आपका सार्कोमा का वर्ड यूज होता है तो मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है। तो इस ट्यूमर में भी पोटेंसी है कि ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कॉमन नहीं है। दूसरा क्या है कि इसमें ये इसके कुछ वेरिएंट है जो कि ये मेटास्टेसाइज भी हमारे पास कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस इज अ लोकली इन्वेसिव ट्यूमर, और ये डर्मस से इनका ओरिजिन होता है, और इसमें भी फाइब्रोब्लास्टिक डिफ्रेंसिएशन होती है। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसमें मेन सेल्स होंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड जो ट्यूमर है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो फाइब्रोहिस्टियोसाइटोमा डर्मेटोफाइब्रोमा है, जिसका ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ऑन द हिस्टोपैथोलॉजिकली ये डिफरेंस यही है कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट की जो है प्रोलिफरेशन होती है। फिर वो ट्यूमर जब हम डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें किसकी जो है कौन से सेल जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ये हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि ये फाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर है। फिर बाकी जो है अनकॉमन ट्यूमर है थर्ड एंड फिफ्थ डीके ऑफ द लाइफ, यानी 30 to 50 ईयर्स में ये कॉमन होता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये फीमेल प्रीडोमिनेंस जो है हो सकती है इसमें। और ये एक यहाँ पे है कि ये मोस्ट कॉमन डर्मल सार्कोमा है। मोस्ट कॉमन डर्मल सार्कोमा अगर हमसे पूछेंगे तो DFSP है, और मोस्ट कॉमन जो आपके क्यूटेनस ट्यूमर आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू का, मोस्ट कॉमन क्यूटेनस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जो है वो डर्मेटोफाइब्रोमा है। तो ये भी इसमें डिफरेंस है कि ये सार्कोमा मोस्ट कॉमन डर्मल सार्कोमा में जो है इसका ये है DFSP है। फिर इसमें क्या है कि बच्चे भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, कंजेंटल भी हो सकता है, और ये ब्लैक इंडिविजुअल्स जो होंगे उनमें कॉमन होगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी इंजरी होगी फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे, मायोफाइब्रोब्लास्ट बनेंगे, तो ट्रोमा जो होगा इसमें मेन जो है वो कॉज है। सेकंड क्या है कि इसके अलावा जो बर्न स्कार्स होंगे और साइट ऑफ वैक्सीनेशन है। और एक ये भी रेयर केसेस में अगर प्रीवियस रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी की साइट पे भी जो है DFSP जो है वो डेवलप हो सकता है। ये एडल्ट के कॉज है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बच्चों में याद रखने वाली चीज़ है कि अगर बच्चों में DFSP कब होगा, जब एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, या स्वेयर जो है कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बच्चे जिसमें एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी हो एंड कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसीज होंगी, उनमें जो है अर्ली एज ऑफ प्रेजेंटेशन जो है आपकी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है पैथोलॉजी, जिसके रिलेटेड आपका एमसीक्यूज आ सकता है। तो पैथोलॉजी में क्या है कि आपको डर्मिस में सोलेटरी मल्टी नोड्यूलर मासेस मिलेंगे, जहां पे जो सबक्यूटेनस टिश्यू होगा वो रिप्लेस बाय बंडल ऑफ यूनिफॉर्म स्पिंडल शेप सेल्स होंगे, जिसमें लिटिल साइटोप्लाज्म एलोंगेटेड हाइपरक्रोमेटिक एंड नॉट अ प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियस। प्लियोमॉर्फिक नहीं है इसका मतलब ये मैलिग्नेंट नहीं है। और लिटिल माइटोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, यानी मेनली फाइब्रोब्लास्ट ने रिप्लेस किया होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू को, और ये फाइब्रोब्लास्ट इन अ सार्टोरी फॉर्म पैटर्न में अरेंज होंगे। अब सार्टोरी फॉर्म पैटर्न को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इंटरवेव और रेडिएटेड लाइक द स्पॉक्स ऑफ अ व्हील। ठीक है, इसको सार्टोरी फॉर्म पैटर्न कहेंगे, और बैकग्राउंड ऑफ द कोलेजन फाइबर जो है आपके पास प्रेजेंट होगा। अब इसमें मेग्जॉइड चेंजेस भी आपको मिल सकती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी इनकी डिफरेंट जो है हमारे पास जो है वो टाइप आ जाती हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकली इसकी टाइप्स आ सकती हैं।
उसमें जो है आप देखें तो एक क्या है कि इसमें एक तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है साटोरी फॉर्म पैटर्न में जो है वो अरेंज हुआ है, साथ में बैकग्राउंड पे कोलेजन आपका जो है वो डेपोजिट। अब इसमें आपको जो है डीप पिगमेंटेड मेलिनोसाइट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो पिगमेंटेड उसको डीएफएसपी आप कहेंगे। इसे हम बेडनर्स ट्यूमर्स कहते हैं। एक वेरिएंट इसका ये आ जाता है। सेकंड वेरिएंट जो है वो मायोइड नड्यूल्स आ जाते हैं। और थर्ड वेरिएंट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो फाइब्रोसार्कोमेटस है। अब फाइब्रोसार्कोमेटस जो है यहाँ पे जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मलेग्नेंसी का चांस जो है और ये जो होगा दूसरा मेटास्टेसाइज करने का चांस जो होता है वो फाइब्रोसार्कोमेटस में इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आपका डीएफएसपी का सस्पिशन है आप करवाते हैं बायोप्सी करवाते हैं और आपको डीएफएसपी जो है वो मिलता है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि जो है आपने एरिया जो है वो ढूंढना है जहाँ पे फाइब्रस जो है वो सार्कोमेटस एरिया प्रेजेंट होगा। अब फाइब्रोसार्कोमेटस एरिया क्या होगा, ये टिपिकली आपको हेरिंग बोन पैटर्न मिलेगा। अब हेरिंग बोन पैटर्न क्या होता है, इन इसमें इंटरलेसिंग पैटर्न ऑफ द शीट ऑफ द स्पिंडल शेप सेल ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट इन द कोलेजन बैकग्राउंड। यानी जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो शीट पैटर्न में अरेंज हुए होंगे और एक दूसरे को एट द राइट एंगल जो होंगे वो जो है वो इंटरलेस कर रहे होंगे। तो ये आपको एक मिलेगा, इसको हम जो है हेरिंग बोन पैटर्न कहते हैं। अब हेरिंग बोन पैटर्न में माइटोसिस इंक्रीज होती है और न्यूक्लियस जो होगा वो मोर हाइपोक्रोमेटिक होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि P53 एक्सप्रेशन जो होती है वो फाइब्रोसार्कोमेटस एरिया में जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जो कि बाकी आपका डीएफएसपी में जो है वो इंक्रीज नहीं है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि मोस्टली हमारे पास डीएफएसपी जो होगा वो CD34 पॉजिटिव होगा, लेकिन जहाँ पे आपका फाइब्रोसार्कोमेटस जो है चेंजेस होंगी जिसे हायरिंग बोन पैटर्न मिलेगा, वहाँ पे P53 तो जो है वो एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन वहाँ पे CD34 जो होंगे वो डिक्रीज होगा, वो इतना स्टेन नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे है कि वहाँ पे क्या है, डिक्रीज स्टेनिंग ऑफ द CD34 मिलेगा। और एक इसका जो नेक्स्ट हमारे पास हाई ग्रेड सार्कोमा में मिल सकता है चेंजेस, और जैंट सेल फाइब्रोमेटस चेंजेस भी जो है आपको मिल सकती हैं। ट्यूमर मार्कर्स में इंपॉर्टेंट CD34 है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस स्टेन करते हैं CD34 पे, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है फॉर डीएफएसपी में। जैसे हमने पहले भी कल बहुत से ट्यूमर्स पढ़े हैं, आगे हम डर्मेटोफाइब्रोमा पढ़ेंगे, वो भी CD34 के लिए स्टेन लेता है। क्यों? क्योंकि मेनली ये स्टेन जो है वो फाइब्रोब्लास्ट का है। तो जहाँ पे आपको फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन मिलेगी वहाँ पे CD34 जो है आपको स्टेन मिलेगा। तो ये भी आपके केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है कि जहाँ पे जो है फाइब्रोब्लास्ट के लिए स्पेसिफिक स्टेन आपका डिफरेंट स्टेन है, लेकिन मोस्ट जो है ज्यादातर CD34 जो होगा वो स्टेन जो है फाइब्रोब्लास्ट पे आता है। फिर जी इसमें यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें ट्यूमर मार्कर आता है, इट इज अ एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन जिसे EMA कहते हैं, जो आपके डर्मेटोफाइब्रोमा डीएफएसपी में जो है वो आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद जो है इसकी जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में क्या चीज आ जाती है, ट्रांसलोकेशन, रिंग ट्रांसलोकेशन हो रही है, क्रोमोसोम नंबर 17 एंड 22 ट्रांसलोकेशन है। अब क्रोमोसोम नंबर 17 क्या करता है, तो क्रोमोसोम नंबर 17 जो कोलेजन टाइप 1 अल्फा 1 यानी कॉल 1A1 जीन को जो है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होगा, वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा विद द प्लेटलेट डेरिवेटिव फैक्टर बीटा जो ऑन द क्रोमोसोम नंबर 22 में प्रेजेंट होंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगी कि सेल प्रोलिफरेशन प्लेटलेट डेरिवेटिव फैक्टर इंक्रीज होगा और साथ में आपकी सेल प्रोलिफरेशन इंक्रीज होगी। तो ये आपकी जेनेटिक्स में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको आप डिटेक्ट करेंगे ऑन द PCR और फिश मेथड के थ्रू। तो ये इसकी जेनेटिक में बात इंपॉर्टेंट थी। फिर नेक्स्ट जो थी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसकी हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसकी हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में क्या है कि ये आपको फ्रॉम एसिम्टोमेटिक स्लोली ग्रो, आपको जो ग्रोइंग जो है आपको मासिस सबक्यूटेनस मासिस मिल रहे होंगे, नोड्यूल की फॉर्म में होंगे। मोस्टली जो है ये ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट को जो है इसमें ज़्यादा होती है। देन आपके फ्लेक्सर रीजन एंड जो है एक्सट्रीमिटीज़ जो है एंड हेड जो है वो इन्वॉल्व होगा। और लिम में भी आपकी प्रोक्सिमल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है।
अब ये क्या है, ट्रंक मेन प्रीडोमिनेंस शो करता है, जबकि डर्मेटोफाइब्रोमा जो हम पढ़ेंगे तो वो एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा होगा। तो ये भी एक दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और दूसरा, हम ट्यूमर मार्कर्स के थ्रू जो है उन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकली करेंगे, वो मैं आपको जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। जो इनिशियल ये ट्यूमर्स होते हैं ना, ये आपके क्या होंगे, फर्म होते हैं, पेनलेस होते हैं, फ्लैश कलर्ड और आर रेड डर्मल निड्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है एज अ प्लाक, ये स्टार्ट होते हैं और ओकेजनली एट्रोफिक हो सकते हैं, वेरी स्लो ग्रोइंग होते हैं। ठीक है। और लेकिन क्या होगा कि जब ये प्रोट्यूबरेंट होते हैं, तब ये जो है आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट ये बड़े नोड्यूल की फॉर्म में डेवलप होंगे, रेडिश हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे और इरेगुलर आपकी स्वेलिंग डेवलप होगी। और लेट स्टेज में क्या होता है कि ये पेनफुल भी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। और रैपिड ग्रोइंग होंगे और अल्सरेशन एंड डिस्चार्ज होगा। लेकिन इनका स्टार्ट जो होता है वो वेरी स्लो ग्रोइंग होगा और पेनलेस ट्यूमर होते हैं। ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसका डर्मेटोफाइब्रोमा से, क्योंकि वो मेजोरिटी जो होती है वो पेनफुल होते हैं। अब डीडीज में क्या आ जाता है, तो इसका क्लोज डीडी जब भी आप स्लाइड्स देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये किलॉइड है। ठीक है। तो इसका क्लोज जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वो किलॉइड होता है इनिशियल स्टेज में। ठीक है। और हिस्टियोसाइटोमा है और मार्फिया परफंडा है। इसके अलावा लेकिन क्या है कि इसका जो ब्लूइश रेड कलर की ह्यू ये देगा और डीप रेड कलर होगा, और ये इरेगुलर इसके जो है प्लाक लाइक बेस जो होती है वो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता है कि DFSP है। अब इसकी डिजीज कोर्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आपकी रिकरेंस इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम जब इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं आपके इसकी मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताऊंगी कि इसको रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो रिकरेंस है, जो 15 to 60% है, कि अगर आपने ट्यूमर को सही से एक्साइज नहीं किया तो ये रिकरेंस इसमें जो है वो विद इन 5 years जो है वो हो जाती है। दूसरा क्या है कि ये इनमें हाई रेट ऑफ द मेटास्टेसिस है और इनका स्प्रेड मोस्टली कहाँ पे होता है, लिम्फ नोड, जो उस एरिया के रीजनल लिम्फ नोड्स होंगी वहां पे, और साथ में इंटरनल ऑर्गन में होता है। और जो आपका ऑर्डिनरी DFSP है, ये 13% जो है इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, फाइब्रोसार्कोमेटस जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखने में आती है, तो ये 13% है। अब मैनेजमेंट इसकी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैनेजमेंट में कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट है, जो हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, हाईलाइट कर लें। पहली चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट है वही, बाकी सर्जरीज हम इसमें करेंगे, सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, लेकिन सर्जिकल एक्सीजन जो होगा वो एडिक्वेट होना चाहिए। मोस्ट सर्जरी जो है हम माइक्रो सर्जरी प्रिफेयर करते हैं, जिसमें अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर हमने नॉर्मल टिश्यू को भी एक्साइज करना है। तो ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है कि आपने कौन सी सर्जरी करेंगे DFSP के लिए, मोस्ट सर्जरी करेंगे, और साथ में 2 to 4 सेंटीमीटर आपने एरिया जो है वो एक्साइज करना है, ताकि आप इसकी रिकरेंस को जो है वो प्रिवेंट कर सके, क्योंकि कितना परसेंट ये रिकरेंस करता है, 15 to 60% इनमें रिकरेंस होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप इसकी जो आप इसका सैंपल लेंगे, उसे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जब आप भेजेंगे, तो उसको आपने फॉर्मेलिन फिक्स पैराफिन में जो है वो एम्बेडेड करना है। इसमें आपने फ्रेश जो है फ्रोजन सेक्शन हम नहीं लेते हैं। तो ये एक MCQs आपका हो सकता है कि इसका मीडियम कौन सा है, तो फॉर्मेलिन फिक्स पैराफिन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी ट्यूमर्स में सर्जरीज थी, लेकिन इसमें सर्जरी के साथ पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी को भी जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, और पोस्ट सर्जरी कीमोथेरेपी। और लेकिन कीमोथेरेपी उन पेशेंट में भी हम मोस्टली देते हैं जिनमें बहुत लार्ज जो है रिसेक्टेबल मेटास्टेटिक ट्यूमर होंगे। उसमें जो हमारे पास कीमोथेरेपी यूज होती है वो एमाटिनिमेब जो है हम यूज करेंगे, साथ में पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द प्रोटीन काइनेस PDGFR जो है हम जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को इनहिबिट करवाते हैं। बिकॉज हमने कहा था कि ट्रांसलोकेशन कहाँ पे हो रही थी, 17 to 22 थी, जहाँ पे ये रिसेप्टर हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोलेफरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट था डर्मेटो फाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस के। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है आज का, वो पहले करते हैं, फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट आप आ जाएं पेज नंबर 137.19 रुक्स का। ठीक है। अब ये जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा है, जिसे डर्मेटोफाइब्रोमा हम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
क्लिनिकल स्लाइड ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट डीडीज में आप अगर शॉर्ट केस करते हैं, कोई भी आपका कोई पेशेंट जो है वो लिम्ब स्वेलिंग के साथ, फॉर्म स्वेलिंग के साथ आ रहा है, तो आप उसमें डीडीज में रखते हैं, तो आपके शॉर्ट केस में भी आपसे आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी और स्लाइड और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या है, जितने प्रीवियस हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन की वजह से हो रहे थे। अब ये जो आपका फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा है, जिसे डर्मेटोफाइब्रोमा इसका नेम शो कर रहा है, कि इसमें फाइब्रस सेल के साथ, फाइब्रोब्लास्ट के साथ आपके हिस्टियोसाइट की इन्वॉल्वमेंट भी हुई हुई है। तो ये फाइब्रो हिस्टियोसाइटिक ट्यूमर की कैटेगरी में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाती है डीएफएसपी की फ्रॉम द जो है डर्मेटोफाइब्रोमा से, कि उसमें मैंने कहा था कि फाइब्रोब्लास्ट जो है वो डोमिनेंट सेल्स होते हैं, तो इसमें आपके हिस्टियोसाइट्स होते हैं। कल से हम फाइब्रोब्लास्ट की हिस्टोपैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ब्लैंड एडेड होते हैं, एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म आपको अंडर द माइक्रोस्कोप दिखेंगी, तो आप बोलेंगे ये फाइब्रोब्लास्ट है। अब हिस्टियोसाइट आपको जो होता है वो अंडर द माइक्रोस्कोप कैसे दिखता है? बेसिकली ये तो माइक्रोफेजेस हैं जो रिजाइड कर रहे हैं इनसाइड द टिश्यू, तो उनको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। मोनोसाइट से इनकी ओरिजिन होती है, मोनोसाइट से ये कन्वर्ट होते हैं इन द हिस्टियोसाइट्स में। और हिस्टियोसाइट्स अंडर द माइक्रोस्कोप आपको ओवल सेल जो है वो दिखते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ही एक बात क्लियर होगी कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे डर्मेटोफाइब्रोमा में, तो आपको स्पिंडल शेप सेल्स एज वेल एज ओवल शेप सेल्स आपको जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी बिनाइन डर्मल ट्यूमर्स हैं और सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस इनका ओरिजिन होता है, एंड प्रोलिफरेशन होती है ओवल सेल रिजेंबलिंग हिस्टियोसाइट्स की एज वेल एज स्पिंडल शेप सेल रिजेंबलिंग फाइब्रोब्लास्ट की एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट की जी। इसमें फिर और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे इसको फर्दर इन्होंने जो है वो क्लासिफाइड किया हुआ है आपकी हिस्टोपैथोलॉजी की बेसिस पे भी, और ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी उसमें जो है वो डिफरेंट होती है। अब इसको जब हम क्लासिफाइड करते हैं, एक तो जी ये ऑर्डिनरी आपका जो है वो डर्मेटोफाइब्रोमा है जो हम पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है उसको सेलुलर, यहाँ पे देखिए सेलुलर वेरिएंट है, एनोरिज्मल वेरिएंट है, एटिपिकल वेरिएंट है, एंड एपिथेलॉइड वेरिएंट जो है वो आ जाएगा। तो फिर मैं वो फर्दर आपको जो है वो बताती हूँ कि आप इसको कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे जी हाँ आ जाता है कि इसमें भी क्या है कि मोस्ट कॉमन जो है ये क्यूटेनस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स में आता है, और ऑर्डिनरी वाला जो होता है वो कॉमन है, और जो इसके दूसरे वेरिएंट्स है ना वो लीस्ट कॉमन में जो है वो आते हैं। अब ये भी मिडिल एज एडल्ट में जो है वो कॉमन होता है, और यंग एडल्ट में जो है इसके वेरिएंट सेलुलर एटिपिकल एंड एपिथेलॉइड वेरिएंट यंग एडल्ट में होगा, लेकिन वो यंग टू मिडिल एज में जो है कॉमन है। बच्चों में या फिर ऐसे जो है ओल्ड एज में इसका इतना इंसिडेंस नहीं है। अब इसमें जो आ जाती है कि ये भी फीमेल में कॉमन है जो ऑर्डिनरी फॉर्म है। अब जो सेलुलर एंड एटिपिकल वेरिएंट होता है ना वो आपका मेल में कॉमन होता है, और बाकी जितने वेरिएंट्स है वो फीमेल में कॉमन है। एक ये डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है इसकी, जो फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें हम जो है वो देखेंगे। दूसरा, इनको इनकी जो रिकरेंस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो डिफरेंट होती है इन अ डिफरेंट में, जो हम प्रोग्नोसिस में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो पैथोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो वही बात है कि आप देखें जो ओवरलाइंग एपिडर्मस होगी उसमें जो है डिग्री ऑफ द हाइपरप्लेजिया आपको मिल सकता है, और इसकी जो एपिडर्मल चेंजेस होती है वो स्क्वेमस पेपिलोमा के साथ, सुबोरिक केराटोसिस के साथ, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस के साथ जो है रिजेंबल करती है हिस्टोपैथोलॉजिकली। तो आप अगर सिर्फ एपिडर्मस को देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ये कोई स्क्वेमस पेपिलोमा हो सकता है, एसके हो सकता है, और एल एस सी जो है वो हो सकता है। और इम अगर जो है वो इमेच्योर फॉलिकल की जो है वो प्रोलिफरेशन होगी तो बीसीसी के साथ आप कंफ्यूज सिर्फ एपिडर्मस को देखकर हो सकते हैं। सो मेन चीज आपने फिर क्या करनी है, डर्मस के ऊपर फोकस करना है। तो डर्मल में आपको हिस्टोसाइट भी मिलेंगे जो ओवल शेप्ड होंगे, आल्सो फाइब्रोब्लास्ट यानी स्पिंडल शेप सेल मिलेंगे, साथ में आपको जो है वो कोलेजन डिपॉजिट बैकग्राउंड मिलेगा। हिस्टोसाइट्स हैं तो माइक्रोफेजेस, आपको फोमी माइक्रोफेजेस मिल सकते हैं, और सिड्रोफेज मिलते हैं। अब सिड्रोफेज क्या होंगे, जो माइक्रोफेज जिसमें हिमोसिड्रीन प्रेजेंट होगा, जो माइक्रोफेजेस हिमोसिड्रीन कंटेनिंग माइक्रोफेजेस को हम सिड्रोफेज कहते हैं। तो मेनली हिस्टोसाइट भी माइक्रोफेजेस ही है, लेकिन विद इन अ टिश्यू है। आउटसाइड द टिश्यू आपको जी फोमी माइक्रोफेजेस दिख जाएंगे, और अगर इन माइक्रोफेजेस के अंदर हिमोसिड्रीन प्रेजेंट होगा तो आपको सिड्रोफेजेस आप बोलेंगे प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल जॉइंट सेल प्रेजेंट होंगे, वही ये साटोरी फॉर्म पैटर्न में अरेंज होंगे, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होगा कि वैरायटी ऑफ द सेल प्रेजेंट होंगे जो सेटोरी फॉर्म पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। कोलेजन बंडल पेरिफ्री में आपको मिलेंगे, और हेलिनाइजेशन मिल सकती है।
अगर जो है फोकल मायोफाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा है तो वो सेलुलर वेरिएंट में होंगे। वो आगे बताती हूँ, इसका प्रीवियसली इसको जो है वो स्क्लेरोजिंग हेमेंजियोमा कहा जाता था। अब स्क्लेरोजिंग हेमेंजियोमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फोकल प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो दिखने में आती है और हेमोसिड्रीन डेपोजिशन होती है इन द फाइब्रोब्लास्ट। तो इसकी वजह से इसको स्क्लेरोजिंग हेमेंजियोमा कहा जाता है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकली आपको सेटोरिफॉर्म पैटर्न के साथ क्या मिल रहा है? वैरायटी ऑफ द सेल मिल रहे हैं, साथ में आपको हेमोसिड्रीन डेपोजिशन मिल रहा है, जो आपको इसको डीएफएसपी से जो है वो डिफरेंशिएट करने में इम्पोर्टेंट जो है इसका पॉइंट है, जो आप हाईलाइट कर लें। फिर इसके वेरिएंट में हमने कहा कि सेलुलर वेरिएंट आ जाता है। जो पहला सेलुलर वेरिएंट है उसमें एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया मिलता है और इसमें जो सेल होते हैं वो अबेंडेंट इन नंबर होंगे, यानी मोर सेलुलरिटी होगी। और उसमें क्या है, जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, बंडल ऑफ स्पिंडल शेप सेल ज्यादा होंगे विद अ पिंक साइटोप्लाज्म एंड फोकल सेटोरिफॉर्म पैटर्न बनाएंगे और माइटोटिक रेट जो है वेरिएबल करेगा, लेकिन इसमें नेक्रोसिस जो है वो 20% ऑफ द केसेस में प्रेजेंट होगी। तो आपको अगर हिस्टोपैथोलॉजिकली नेक्रोसिस मिल रही है तो आप, और सेलुलर रेट इंक्रीज है, बाकी सारा बैकग्राउंड वही आपको सटोरीफॉर्म पैटर्न और सेल मिल रहे हैं, तो वो आप कहेंगे ये सेलुलर वेरिएंट है। अब सेलुलर वेरिएंट को दूसरे वेरिएंट से डिफरेंशिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें रिकरेंस जो होती है ना वो डिफरेंट है। रिकरेंस जो रेट सबसे ज्यादा जो है वो सेलुलर पैटर्न का होता है। तो जब आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे और फॉलो अप के लिए जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और ये मेटास्टेसाइज भी जो है वो करते हैं, इसीलिए जो है इसके आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली उसका कौन सा वेरिएंट है उसे डिफरेंशिएट करना जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर जी, इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कहा कि डीएफएसपी जो होता है ये CD34 पॉजिटिव है। अब मैंने कहा कि डर्मेटोफाइब्रोमा जो है वो भी CD34 पॉजिटिव है। अब डीएफएसपी पे एक तो आपने हिस्टोलॉजी कर ली, लेकिन आपको हिस्टोलॉजिकली आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसमें ट्यूमर मार्कर इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये आपका जो डर्मेटोफाइब्रोमा होता है ये फैक्टर नंबर 13A पॉजिटिव होता है और आपका साथ में एक्टिन पॉजिटिव होता है, जो कि डीएफएसपी नेगेटिव होता है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकली स्टेन के ऊपर इम्यूनो जो केमिस्ट्री है उस पे ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये हाईलाइट कर ले कि आपका डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा एफ फैक्टर नंबर 13A पॉजिटिव है और एक्टिन पॉजिटिव, और डीएफएसपी जो है वो नेगेटिव है। फिर जो इसकी अदर फॉर्म आ जाती है वो एनोरिज्मल जो है आ जाती है। अब एनोरिज्म का मतलब है कि ब्लड वेसल का जो है कोई ना कोई जो है पैथोलॉजी होगी। तो इसमें भी अगर आपको बैकग्राउंड में सारा जो है वो डर्मेटोफाइब्रोमा की फाइंडिंग मिल रही है, लेकिन जैसे इस स्लाइड में नीचे है कि यहाँ पे देखिए आपको हेमरेजेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, और एक जो है दूसरा सूडो वेस्कुलर स्पेसेस मिलते हैं जिसमें एंडोथेलियम लाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे कि ये एनोरिज्मल जो है वो फॉर्म है ऑफ द जो है डर्मेटोफाइब्रोमा की। ठीक, ये इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और एटिपिकल में आपको कोई भी सेल मोनोन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, और इसमें प्लियोमॉर्फिज्म आपको जो है वो ज्यादा दिखेगा। और एटिपिकल सेल जो है वो आपको दिखेंगे, माइटोटिक फिगर ज्यादा होंगी। और इसका अदर नेम इसे एटिपिकल फाइब्रोजेंथोमा कहते हैं, क्योंकि ये नॉन सन एक्सपोज्ड एरिया पे होता है। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंशिएशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है वो एपिथेलियल फॉर्म आ जाते हैं। अब एपिथेलियल फॉर्म में क्या है कि इसमें आपका जो है कि अबेंडेंट आपको जो है वो फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं। अबेंडेंट पिंक जो है साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर न्यूक्लाई वाले सेल जो है वो ज्यादा मिलेंगे, और इसमें वेस्कुलर कंपोनेंट एंड मेक्सॉइड चेंजेस जो है वो प्रोमिनेंट होती है। अब एपिथेलॉइड की आपकी क्लोज डीडी जो होता है वो स्पिट्स नेवस बनता है। अब स्पिट्स नेवस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो जो एपिथेलॉइड आपका फॉर्म होगा उसमें जंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, नस्ट ऑफ द सेल नहीं होंगे, और ये S100 जो है वो नेगेटिव होगा। ये तो सेल्स प्रेजेंट होंगे होंगे, इसके अलावा कुछ और जो है वो चेंजेस जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि अबेंडेंट ऑफ द लिपिड आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर सेल चेंजेस प्रेजेंट होंगी। क्लियर सेल क्या होता है? जहाँ पे कोलेजन की डेपोजिशन ज़्यादा हो जाती है तो साइटोप्लाज्म आपको क्लियर सेल, क्लियर अपीयरेंस देता है। और बैलून सेल चेंजेस आपको मिल सकती है, क्लोइड सेल चेंजेस आपको मिल सकती है। और इसमें भी जो लिपिड डेपोजिशन होती है वो लिपिड एबनॉर्मेलिटी के, सिस्टमिक लिपिड एबनॉर्मेलिटी का कोई एसोसिएशन नहीं होगा। तो आपको लिपिड, ग्लाइकोजन स्टोरेज, बैलून चेंजेस, ये आपको इसके साथ जो इसकी पैथोलॉजी है उसमें ये चेंजेस भी आपको मिल सकती हैं।
अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कॉमनेस्ट ट्यूमर है, और यहाँ पे डीएफएसपी से एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कि ये लिम्स पे कॉमन है, वो ट्रंक्स पे कॉमन थे। ये भी आपके फॉर्म पेप्यूल होते हैं, फ्रिक्वेंटली येलो ब्राउन इन कलर होंगे और स्लाइटली स्केली होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें जी डिम्पल साइन आ जाता है। डिम्पल साइन क्या होगा कि जब भी आप एपिडर्मस को ऊपर से स्क्वीज ये आपका लीजन है उसको स्क्वीज करोगे, तो एक डिम्पल सा जो है वो सेंटर में जो है बन सरफेस पे बनता है, जो इंडिकेट करता है टीथनिंग ऑफ द ओवरलाइनिंग एपिडर्मस टू अंडरलाइनिंग टिश्यू। ठीक है। अब ये डिंपल साइन अदर कंडीशन में भी पॉजिटिव होगा, एनिटोडर्मा में पॉजिटिव है, डर्मेटोफाइब्रोमा में पॉजिटिव है, न्यूरोफाइब्रोमा में पॉजिटिव है, और आपका जो है सेकेंडरी सेफलस टर्शियरी सेफलस में भी जो है उसके जो लीजन्स बनते हैं उसमें भी जो है आपका डिंपल साइन जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो डीडीज ऑफ डिंपल साइन भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं जी, ये जो आपका साइज होता है, जैंट भी हो सकते हैं, 5 सेंटीमीटर से बड़े भी होंगे, लेकिन यूजुअली 2 to 5 सेंटीमीटर इनका साइज आता है। मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल इनका 15 to 20 नंबर्स भी इनके हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पेनफुल होते हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना इसको नहीं किया। ये पेनफुल ट्यूमर होते हैं, और पेनफुल जो आपके सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स होते हैं उनके डीडीज में जो है एक आपका जो है डर्मेटोफाइब्रोमा जो है वो आता है। अब पेनफुल ट्यूमर्स के लिए हम जो नमोनिक याद रखते हैं वो ब्लैंड एंड एक्स है। तो ब्लैंड फिर बी से हमारे पास जो ब्लू रबर बल्ब है, लियोमायोमा है, एक्राइन स्पैरोएडिनोमा है, न्यूरोमा है, डर्मेटोफाइब्रोमा, एंजियोलाइपोमा, न्यूरोलेमा, एंडोमेट्रोमा, ग्रेनुलर सेल ट्यूमर एंड ग्लोमस ट्यूमर। तो ये आपके पेनफुल ट्यूमर के एक डीडीज में भी जो है वो आता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन आती है वो है इम्यूनोसुप्रेशन है। ठीक है। इम्यूनोसुप्रेशन में कोई पेशेंट है जो एचआईवी की ट्रीटमेंट ले रहा है, यानी हर्ट ट्रीटमेंट ले रहा है, या सिस्टमिक डिजीज में पेशेंट ल्यूपस एरिथ्रोमेटस का है, नियोप्लाज्म में हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जो होती हैं उनके साथ इसका एसोसिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जो है फिर इसके वेरिएंट ही इन्होंने इस पैराग्राफ में बताए हैं, जो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सेलुलर आपका एफएसएच होता है, ये लिम्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन होती है, किसी भी एज में हो सकता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेकिन 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो रिकरेंस है 25%, और ये मेटासासाइज कर सकता है। ठीक है। ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है एनोरिज्मल जो होता है, ये रैपिड ग्रोइंग होते हैं। ठीक है। बाकी आपके न्यूरोफाइब्रोमास क्या थे, स्लो ग्रोइंग थे। इसमें हेमोरेजिक चेंजेस हो रही थी, और साथ में ये रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, और इनमें जो रिकरेंस है अबाउट 19% जो है। और जो आपका एटिपिकल है, ये एटिपिकल नेम शो कर रहा है, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, पेप्यूल हो सकते हैं, प्लाक्स हो सकते हैं, न्यूड्यूल हो सकते हैं, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है, और इनमें रिकरेंस जो होती है वो 14% है, और ये भी मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। जबकि जो एपिथेलियल फॉर्म जो होता है ये यंग एडल्ट में है, इनमें रिकरेंस नहीं होती है, इनमें मेटास्टेसिस नहीं होती है, और ये भी फीमेल में जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपकी जो है ऑफ्टन वेस्कुलर होंगे, और ये आपका नॉन अल्सरेटेड पीजी पायोजेनिक ग्रेनुलोमा की तरह जो है रिजेंबल दे सकता है। तो आपका अगर नॉन अल्सरेटेड पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है, तो उसके आप एक डीडी में जो है वो एपिथेलॉइड फॉर्म ऑफ द डर्मेटोफाइब्रोमा रख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके डिजीज प्रोग्नोसिस एंड कोर्स में कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही वही बात है कि रिकरेंस उन्होंने दी हुई है, जो सेलुलर में 25 है, एनोरिज्म में 19% है, और एटिपिकल में 14% है। बाकी उन्होंने कहा है जहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं वहां पे मेटास्टेसिस ट्यूमर का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी कोई यहाँ पे इन्होंने खास जो है वो नहीं बताई है। फिर इसकी मैनेजमेंट में जैसे बाकी ट्यूमर्स की मैनेजमेंट थी, इसको हमने सर्जिकल एक्साइज करना होता है, लेकिन हमने ज़्यादा जो है एक्सीजन जैसे कि जिसमें रिकरेंस कॉमन है ना, उसमें आपने कंप्लीट रिमूवल करना होता है। ठीक है। अब ये जो थी यहाँ तक जो है वो डर्मेटोफाइब्रोमा जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स आ जाते हैं। इसमें आप जो है जिनका हमारे पास ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस हैं, और कुछ जो हैं जिसकी डायबिटीज के साथ। तो पेज नंबर 137.12 पे आप आ जाए। इसमें तीन एक तरह के हैं, नकल टाइप फाइब्रोमा, एक मिनट, अच्छा, पेज नंबर 12 पे आ जाए। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक नकल टाइप फाइब्रोमा है। नेक्स्ट पेज पे आपका जो है वो
पार्मर एंड प्लांटर फाइब्रोमेटोसिस है, जिसे हम ड्यूप्रोट्राइन कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं, एंड पिनाइल फाइब्रोमेटोसिस है। अब ये तीनों ट्यूमर्स जो हैं, इनका एसोसिएशन जो है हमारे पास जो है वो डायबिटीज के साथ है। ठीक है, ये तीनों ट्यूमर डायबिटिक पेशेंट में होते हैं। अब नकल क्या है, एज ये शो जो है नेम शो, ये आपका जो है ये आपके जो नैप ऑफ द नेक पे जो है ये कॉमन होता है। ये भी जी आपका सबक्यूटेनियस एंड डर्मल बिनाइन जो है वो हाइपोसेलुलर डेंस कोलेजन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका थर्ड एंड फिफ्थ डिके ऑफ द लाइफ में कॉमन है। मेल जो होते हैं प्रीडोमिनेंस शो करते हैं, डायबिटीज टाइप 2 के साथ इनका एसोसिएशन जो है वो आ जाता है। अब इसमें जो एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाली है हिस्टोपैथोलॉजी, वही है कि आपके डेंस कोलेजन होंगे विद फाइब्रोब्लास्ट एंड स्केटेड लिम्फोसाइड आपको मिल सकते हैं। और अगर इसमें नर्व की प्रोलेफरेशन होगी तो ये न्यूरोमा के साथ जो है वो मिमिक कर सकता है। तो एन फॉर नकल एंड एन फॉर न्यूरोमा है, तो ये न्यूरोमा नर्व अगर इन्वॉल्व होगी तो न्यूरोमा की होगी, और डायबिटीज टाइप 2 है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि नैप ऑफ द नेक पे ये कॉमन है, अपर ट्रंक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके डायबिटीज टाइप 2 के साथ है, तो ये को एग्जिस्टेंट स्क्लीरो एडिमा जो है उसके साथ इसका एसोसिएशन हो सकता है। स्क्लीरो एडिमा क्या होता है, डिफ्यूज म्यूसिन डेपोजिशन हो रही होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द आपकी लो बैक पे, और ये प्यूरी ऑरेंज अपेयरेंस जो है आपको दे रहा होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करते हैं डायबिटीज के साथ, और वहाँ पे स्क्लीरो एडिमा के साथ आपको जो है वो नकल टाइप ऑफ फाइब्रोमा मिल सकते हैं। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना वाला है वो ये है कि गार्डनर सिंड्रोम जो होती है उसके साथ ये नकल टाइप जो होती है इसका एसोसिएशन को एग्जिस्ट कर सकती है गार्डनर सिंड्रोम के साथ। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे, बाकी ट्रीटमेंट वही है, और एक्सरसाइज आपने करना है, और रिकरेंस जो होती है वो इसमें हो सकती है, लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर ये शो नहीं करता है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है जो अदर डायबिटीज के साथ है, इसका डायबिटीज के अलावा हमारे पास अदर भी एसोसिएशन है। पार्मर एंड प्लांटर फाइब्रोमेटोसिस है, कॉमन है। पाम एंड प्लांटर फाइब्रोमेटोसिस को हम ड्यूपिट्राइन कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं, और आपके जो प्लांटर वाले हैं उसे लेडर हॉर्स सिंड्रोम जो है डिजीज कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी फाइब्रोसिस होती है सुपरफिशियल जो है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट की जो है प्रोलेफरेशन हो रही होती है, लोकल रिकरेंस होती है, लेकिन ये मेटास्टेसाइज नहीं करते हैं। अब इनका जो एसोसिएशन आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्लाइड आ सकती है टॉक्स की, और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में जी पहला क्या है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इनमें कॉमन है। दूसरा ट्रोमा इसका कॉमन कॉज आ जाता है। तीसरा हम कहते हैं कि इसकी डायबिटीज के साथ एसोसिएशन है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज के साथ एसोसिएशन है, एंड एपिलेप्सी के साथ एसोसिएशन है। तो आप ये जो है हाईलाइट कर लें, क्योंकि अक्सर स्लाइड आएगी आपकी और आपसे पूछा जाता है कि इसके कॉजेज क्या हैं। बाकी वही पैथोफिजियोलॉजी में बंडल ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन डेपोजिशन होते हैं, जो नोड्यूलर फॉर्म में नहीं होती, डिफ्यूज फॉर्म में आपको जो है मिलते हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही होती है। और इसमें बीटा कैरोटीन एपीसी जीन जो बीटा कैरोटीन को कर रहा होता है उसका एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आप जो है वो हाईलाइट कर लें। बाकी ट्रीटमेंट आपने वही करनी है, जिसमें आपने जो है ट्रीटमेंट में आपने वही को अंडरलाइनिंग डिजीज को जो है वो ट्रीट करना है। और दूसरा आपने जो है, और इसके अलावा ये कोएग्जिस्ट करते हैं, एक जो है वो डेस्मॉइड ट्यूमर्स के साथ, और पीनाइल फाइब्रोमेटोसिस जो नेक्स्ट टॉपिक है, और नकल पैड्स जो होते हैं उनके साथ। तो इसमें वही आपने जो है ट्रीटमेंट में जो है आपने फंक्शन लिमिटेशन हो रही है, ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज करना है। फिर नेक्स्ट जो पिनाइल फाइब्रोमेटोसिस है, ये आप इस पे आ जाए, इसमें ये इसका एसोसिएशन भी डायबिटीज के साथ है, और इसके इंपॉर्टेंट कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, वो हाईलाइट कर लें। पहला क्या है कि ये एक तो सुपरफिशियल फाइब्रोमेटोसिस होती है, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो रहे हैं, इटियोलॉजी अननोन है, मिडिल एज में जो है ये कॉमन होती है। डायबिटीज टाइप 2 के साथ इसका एसोसिएशन आ जाता है। इसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली वही पैची जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, वेस्कुलर चेंजेस इसमें कॉमन होती है, और कोलेजन डेपोजिशन आपको मिलती है। ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट इसकी प्रेजेंटेशन है। अब इसकी प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको जो है एज द नेम शो पीनस जो है वो इन्वॉल्व होगा, और सोलेटरी नोड्यूल या मल्टीपल आपको नोड्यूल मिलते हैं कार्पस कैवर्नोजम में ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द शाफ्ट पे, और स्मॉल लीजन भी हो सकते हैं। और जब इरेक्टाइ जो है इरेक्शन होगी, पीनस इरेक्शन होगी, तो पेशेंट को क्रिवेचर चेंज होने की वजह से पेन फील होता है। तो ये है इसका जो है एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो है आप, और जितनी सीवियर डिजीज होगी उतना ये डिजीज इंपॉर्टेंट है। इसका जो है डिजीज में क्या है कि पिनाइल डिफॉर्मिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करवाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो है एमसीक्यूज आ सकता है।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है इसकी मैनेजमेंट में है। सर्जिकल हम जो है रिमूवल करवाएंगे, प्रीवियसली सर्जिकल रिमूवल ही इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस समझा जाता था, लेकिन चूंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है तो अब रिसेंट ईयर में इसमें कहा गया है कि लेस इन्वेसिव थेरेपी जो है वो अटेम्प्ट करनी चाहिए। और वो लेस इन्वेसिव थेरेपी क्या है कि आप उस नोड्यूल के ऊपर इंट्रालीजनल इंजेक्शन लगाएंगे, इंटरफ्यूरॉन अल्फा 2b एंड कॉलेजिनेस कोलेस्ट्रोडियम जो है हिस्टोलिकम जो है वो आप लगाते हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है वो लैपोफाइब्रोमेटोसिस है। अब लैप्रोफाइब्रोमेटोसिस जो है ना ये भी बच्चों में कॉमन होता है। कल हमने एक ट्यूमर पढ़ा था जो हिमाटोमास ऑफ इन्फेंसी थे ना, फाइब्रोमेटस हिमाटोमास ऑफ इन्फेंसी, उसमें वो भी बच्चों में कॉमन होता है, और ये भी लैपोफाइब्रोमेटोसिस भी जो है ये बच्चों में कॉमन है। लेकिन इसमें जी एक डिफरेंस ये आता है कि ये आपके लिम्स में कॉमन है, वो आपके शोल्डर एरिया में कॉमन है। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है कि इसमें आप जब हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे तो मैंने बोला था उसमें 3 कंपोनेंट थे। एक आपको जो है वो फाइब्रोब्लास्ट मिल रहे थे, यानी वो इंटरलेसिंग पैटर्न, इंटरवेविंग पैटर्न थे जो कि बैकग्राउंड ऑफ कोलेजन। दूसरा मिच्योर आपको एडिपोज टिश्यू मिल रहा था। तीसरा उसमें जो था वो इमेच्योर नस्ट ऑफ द इमेच्योर ओवल शेप सेल्स थे विद मैक्सॉइड चेंजेस। तो इसमें पहले 2 कंपोनेंट यानी कि फाइब्रोब्लास्ट विद कोलेजन डेपोजिशन एंड मिच्योर एडिपोज तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट है जिसमें मैक्सॉइड इमेच्योर सेल्स थे वो जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बस ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी। बाकी जितने भी ट्यूमर्स आगे हैं मोस्टली हमने सारे ऑलमोस्ट कर लिए ना, और जो है यही जो है वो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है। चले, थैंक यू।